हेलो दोस्तों, आज से इस चैनल पर मैं आपके लिए जेड डायनेस्टी सीजन 2 को शुरू कर रहा हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक सीजन 1 का शॉर्ट रिकैप नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप इसकी सीजन 1 को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसकी सीजन 2 को, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सीजन 2 की शुरुआत में हम एक होटल में कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो कि कारोबारी मामले पर बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ में वो यहाँ पर जंग जद्दल को भी डिस्कस कर रहे थे। टेबल पर बैठा हुआ एल्डर्स जाओ अपने पास बैठे हुए दो साथियों को बोल रहा था कि जंग होने की वजह से हर तरफ दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, जिससे हमारा कारोबार भी डिस्टर्ब हुआ है। साथ में वो कह रहा था कि मैंने सुना है कि हमारी फैमिली में 3 डेविल्स भी मौजूद हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं। एल्डर्स जाओ के मुंह से ये बात अभी निकली ही थी कि दूसरी टेबल पर बैठी हुई लड़की उससे कहती है कि एल्डर्स जाओ, तुम्हारे फेस पर काफी ज्यादा एनिमल्स के निशानात हैं, लेकिन इनकी वजह से तुम्हारा चेहरा टूटा हुआ नहीं है। ये तो आज आपकी ऐसी लाइफ लाइन बन गई है जैसा कि हेवनली कोर्ट के 6th ब्रांच में मौजूद श्योबा की लाइफ लाइन बन गई हो, और इसी ही वजह से तुम जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा तबाही का बायस बनेगी। अब ये बातें सुनती हुई तो एल्डर्स जाओ धीरे धीरे करके उठ खड़ा हो गया और काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के साथ मौजूद एल्डर और उस फ्लैग को देखता है तो उसे देखकर तो वो चौंक रह गया था और उस लड़की से कहता है कि लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। यहाँ पर एल्डर जियाओ शान से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गुड और इवल्स यानी कि अच्छाई और बुराई की होने की वजह क्या है। ये सुनकर वो लड़की भी अपने ग्रैंडफादर को रोकती हुई कहती है कि दादा जान रुक जाए, आप क्या बोल रहे हैं। जिस पर उसका ग्रैंडफादर उसे जवाब देता है कि बेटा, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने जिंदगी में जो कुछ भी अचीव किया है और इसकी मेन वजह यह है कि मैंने आज तक किसी भी डिजास्टर का सामना नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि ये यहाँ पर इवल और गॉड के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनसे रीजन पूछ लूं कि ये अच्छाई और बुराई आखिर कहाँ से आती है। ये सुनकर वहाँ पास में बैठा हुआ एक शख्स जियाफैन से पूछता है कि मास्टर जियाफैन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये अच्छाई और बुराई आखिर कहाँ से शुरू हुई है। जिस पर ज़ूशान उसे बताता है कि ये सब कुछ किंगयॉन फैमिली के एक डिसाइपल जियाफान की वजह से हो रहा है और उसकी जड़ वही है क्योंकि वह हमेशा के लिए 2 दुनियावी फैमिलीज के बीच में सुप्रीम डिवीजन बनाकर जिंदा रहता था। साथ ही साथ में वो उन्हें बताता है कि जियाफान के पास एक मैजिक वेपन भी था जो कि डीमन सेट के ब्लड से बना हुआ था। आगे वो उसे जियाफान की स्टोरी सुनाती हुई बताता है कि जियाफान को एक डीमन सेट की गर्ल से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से उसका किंगयॉन सेट बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया था और मजबूरन जियाफान को अपने किंगयॉन सेट के खिलाफ जाना पड़ गया था। किंगयॉन सेट के एक्सपोज हो जाने की वजह से डीमन सेट ने ये डिसाइड किया कि वो किंगयॉन सेट के गेट पर हमला कर देंगे और उन्होंने जैसे ही हमला कर दिया था तो किंगयॉन सेट के मास्टर डाओ वुजियान ने अपने किंगयॉन सेट को बचाने के लिए एंशिएंट स्वॉर्ड ऑफ इमोर्टल्स यूज करके जियाफान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी जियाफान की जान बचाने के लिए उसकी मोहब्बत वायु बीच रास्ते में आ गई थी, जिससे जियाफान वहीं पर ही मारी जाती है। अब ये कहानी सुनकर वो बंदा उससे पूछता है कि आगे जियाफान क्या हुआ। अभी वो शख्स ने ये बात पूछी ही थी कि तभी हमें यहाँ पर जियाफान की प्रेजेंस महसूस होती है जो कि वहीं पर ही बैठा हुआ था। अब एल्डर उसे बताता है कि इसके बाद वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरियर बन गया। नेक्स्ट सीन में हमें 3rd वॉर ऑफ द सीरीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि घोस्ट किंग के साथ साथ वहाँ पर बाकी सारे डीमंस किंग भी आए हुए थे जो कि काफी ज्यादा अच्छे से लड़ रहे थे। ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हो रही थी जिसमें काफी ज्यादा बड़े बड़े वॉरियर शामिल थे और साथ ही साथ में छोटे से छोटा डिसाइपल भी इस लड़ाई में हिस्सा ले रहा था। ये लड़ाई किंगयॉन सेट के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है जो कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ जियाफान ही की वजह से शुरू हुई थी। किंगयॉन सेट को हराने के लिए डीमन सेट के साथ साथ घोस्ट किंग सेट के बड़े बड़े वॉरियर्स आए हुए थे, जिनमें नियान भी शामिल था। नियान की स्वॉर्ड तो ऐसे चल रही थी जैसे कि मानो बिजली चल रही हो। इतनी बड़ी लड़ाई और किंगयॉन सेट के साथ होते हुए जुल्म को देखकर जियाफान कहाँ रुकने वाला था, वो भी इस बीच मैदान में एंट्री मारने के लिए बस मन ही मन में तैयार था। और जैसे ही यहाँ पर नियान अपनी आई की पावर को यूज करता है, नियान इस आई का यूज करके तो वहाँ मौजूद काफी ज्यादा डिसाइपल्स पर हमले कर रहा था, लेकिन
जैसे ही ज़ियाफेन से ये बर्दाश्त नहीं होता तो वो भी आते हुए अपने हाथ से इसकी आई को चुकना चूर कर देता है, जिससे नियान को काफी तकलीफ होती है। और यहाँ पर देखते ही देखते ज़ियाफेन आते हुए अपने काफी ज्यादा तेज एनर्जी से अपने रास्ते में आने वाले सभी के सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया था। ज़ियाफेन के इर्द गिर्द रेड एनर्जी और फ्लो कर रही थी और वो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड लेकर वहाँ पर अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को खत्म करता है, जिसे देखकर तो वहाँ बाकी बचे हुए लोग उसके सामने आ गए थे और ज़ियाफेन के सामने घुटनों पर आकर माफी मांग रहे थे, जिसे देखकर तो नियान भी हैरान रह गया था कि मेरे सारे साथी तो ज़ियाफेन के सामने घुटनों के बल आ गए हैं। ये सब कुछ होता हुआ देखकर तो नियान भी हैरान खड़ा रह गया था। वो यहाँ पर लिन शियू नाम का एक टोकन निकाल कर कहता है कि फाइनली तुम्हारा यूज करने का वक्त आ गया है। 800 सालों से मैं तुम्हें यूज करने का इंतजार कर रहा था कि तभी ये कहते साथी तो वो जैसे ही वहाँ पर आगे बढ़ने लगा तो तभी उसके पीछे खड़े हुए दो साथी भी उसका साथ देकर उसके साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसे आगे जाता हुआ देखकर तो उसका एक पुराना साथी विल डॉग उसे रोककर कहता है कि तुम और हमने एक अहद किया था कि हम कभी भी हार नहीं मानेंगे और अब तुम किस तरह से अपनी बात की खिलाफ वर्जी करके अहद को तोड़ रहे हो और तुम गद्दारी कर रहे हो। लेकिन नियान से कहता है कि नहीं, मैं कोई गद्दारी नहीं कर रहा हूँ, जिस पर उसका साथी विल डॉगो से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हमेशा से ही खुद को बेबस महसूस करता आ रहा हूँ, लेकिन आज से मैं अज़्म करता हूँ कि मैं खुद ब्लड रिफाइनिंग हॉल में जाकर अपनी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करूंगा और अगर मैं ब्लड रिफाइनिंग हॉल में ट्रेनिंग हासिल करते करते मर भी जाऊं तो मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। जिसे सुनकर तो नियान को भी गुस्सा आ गया था और वो भी उसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम अब बेवकूफ बन गए हो और मैं बेवकूफों का साथ बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इसलिए अगर तुम ब्लड ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मैं आजादी देता हूँ। ये कहते साथ ही नियान उसकी तरफ लिन शियू नाम को वो टोकन थ्रो करता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद ब्लड रिफाइनिंग हॉल में अकेले ही ट्रेनिंग करोगे। नियान और उसके बाकी साथियों के जाते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही विल डॉग पीछे हटने लग गया था तो तभी यहाँ पर वो एक खाई के करीब आ गया था और दूसरी तरफ तो उसके सामने ज़ियाफेन खड़ा हुआ था। वो शख्स ज़ियाफेन को अपने सामने देखकर उसका गला ही सूख गया था क्योंकि ज़ियाफेन एक ऐसी खौफनाक रूप में उसके सामने खड़ा हुआ था। साथ ही साथ में उसने अपने डिमोनिक स्टिक को भी एक्टिवेट करके रखा था। विल डॉग को अपने आंखों में मौत नजर आ रही थी। अब जैसे ही वो अपनी आंखें फिर से खोलता है तो वो देखता है कि ज़ियाफेन उस खाई के किनारे पर खड़ा है। ज़ियाफेन को किनारे पर खड़ा होते हुए देखकर तो विल डॉग के मन ही मन में लग रहा था कि हाँ, ज़ियाफेन को मारने का अभी अच्छा मौका है, मुझे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वो स्वॉर्ड लेकर उसके सामने खड़ा हो गया था। लेकिन तभी जैसे ही ज़ियाफेन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, जिसे सुनकर तो विल डॉग उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ। अब यहाँ पर ज़ियाफेन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिसे सुनकर विल डॉग उसे कहता है कि इतनी बड़ी दुश्मनी होने के बावजूद भी क्या तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो। ज़ियाफेन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक यूनिक स्किल है जिसका नाम नूडल स्वैप स्किल है, जो कि रियली में एक यूनिक स्किल है। ज़ियाफेन की ये बातें सुनकर तो विल डॉग को भी लगने लगा था कि हाँ, मेरा भी जीने का हक है, मैं जीना चाहता हूँ। इसलिए वो कहता है कि मैं फिर से ब्लड रिफाइनिंग हॉल में जरूर जाऊंगा। वो कहता है कि ब्लड रिफाइनिंग हॉल एक बेमिसाल ट्रेनिंग हॉल है, इसलिए मुझे भी जीने का हक है और मैं जरूर फिर से वहां जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी विल डॉग को सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर तुम्हारा क्या मकसद है, तुम मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहते हो। अब अगली सीन में हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो अपने साथ उसे घर लेकर आ गया था। घर पहुंचने के बाद ज़ियाफेन विल डॉग को अपने साथ बैम्बू फॉरेस्ट भी ले गया था ताकि वो वहां पर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। साथ ही साथ में यहाँ पर उसका दोस्त पेट भी मिल जाता है। जैसे ही उसके दोस्त पेट ने उसे देख लिया था तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसके बाद उसके दोस्त पेट और ज़ियाफेन के बीच में अच्छी खासी बातें होती है क्योंकि आगे जाकर ज़ियाफेन ने अभी और भी बहुत कुछ अचीव करना है। नेक्स्ट सीन में हम किंग यून सेट के बैटल एरिना के पास मौजूद रिवर में काफी ज्यादा डेंजरस लॉर्ड वाटर केनलेन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए वहां से बाहर आ जाता है। लॉर्ड वाटर केनलेन को देखकर वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स डर गए थे जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन तभी वो डिसाइड करते हैं कि हमें इससे लड़ना होगा। इसलिए वो अपनी यिन और यांग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। यिन और यांग फॉर्मेशन दरअसल में हेवन और अर्थ फॉर्मेशन होती है, जिसे वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स ने एक एक करके एक्टिवेट कर दिया था और उन फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते साथ ही तो वहां पर सीनियर डिसाइपल्स ने आते हुए अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। मगर इन सभी के सभी स्लैश अटैक
अटैक होता हुआ तो उस ड्रैगन को कुछ ही नहीं होता कि अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस लियू भी अपनी येन और यांग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके पहुंच आ गई थी और उसके पहुंच आते हुए तो वो भी वहां पर ड्रैगन पर एक जोर से आकर हमला कर दिया था, जिससे वहां पर मौजूद फॉर्मेशन ब्रेक हो गया था। लेकिन तभी अचानक से मिस लियू को दूर कहीं ज़ियाओफान की प्रेजेंस महसूस होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करके लॉर्ड वाटर किनलेन को वहां से जाने का कहती है, जिससे वो ड्रैगन वहां से चला जाता है। उस ड्रैगन के जाते साथ ही मिस लियू नीचे आ जाती हैं, जहां डिसाइपल्स उसे देखकर कहते हैं कि मिस लियू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ में वो दोनों डिसाइपल्स मिस लियू के पास मौजूद हाई लेवल कल्टीवेशन स्वॉर्ड की भी तारीफ करते हैं, मगर मिस लियू तो उनकी कुछ भी नहीं सुनती और उनके सामने ही निराश खड़ी हुई थी, जिस पर वो डिसाइपल्स भी समझ जाते हैं कि हाँ मिस लियू अभी कुछ परेशानी में है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जो सोचते साथ ही वो वहाँ से चले गए थे। ज़ियाओफान को देखते हैं जो बायू से मिलने के लिए आया हुआ था और वहाँ पर पहुंचते साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मौजूद सब कुछ अभी भी उसी ही तरह फ्रीज पड़ा हुआ था, क्योंकि ज़ियाओफान ने अपनी महबूबा की बॉडी को अभी भी फ्रीजिंग पॉइंट पर रखा हुआ था ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो सके। और ज़ियाओफान को अभी भी उम्मीद थी कि वो अपनी लवर को फिर से जरूर जिंदा करेगा, क्योंकि ज़ियाओफान की जान बचाते समय बायू की सोल के ऊपर एक कर्स लग चुका है और उसकी सोल अब एक गोल्डन बेल के अंदर कैद हो चुकी है। लेकिन ज़ियाओफान को उस एल्डर मास्टर जिसका नाम ज़ोउ शान है, उसने उससे पहले ही बताया हुआ है कि इसका इलाज तुम्हें एक सिटी के अंदर मिल सकता है जहां पर काफी बड़े बड़े मैजिशियन हैं, लेकिन वो सिटी जिसके अंदर वो मैजिशियन मौजूद हैं जो कि तुम्हारी इस महबूबा की सोल को आजाद कर सकते हैं, वहां तक पहुंचने में तुम्हें कई हजार साल लग जाएंगे। ज़ियाओफान बायू की कब्र के पास काफी ज्यादा निराश होकर बैठ जाता है। यहाँ पर दोस्तों ज़ियाओफान अभी एक घोस्ट किंग बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर घोस्ट की पावर जो आ चुकी है, इसलिए हम इसे घोस्ट किंग ज़ियाओफान के नाम से पुकारा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घोस्ट किंग ज़ियाओफान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ मिलकर जरूर उस सेक्ट को खत्म कर दूंगा जिस सेक्ट ने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया है, और अब मैं काफी ज्यादा अकेला हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ भी कोई पार्टनर आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें जरूर एक दिन जिंदा करूंगा। मैं उस मास्टर की बात पर अमल करके उन मैजिशियन सिटी में पहुंच जाऊंगा जहाँ पर मैं तुम्हारी सोल को आजाद करूंगा। बाहर की जाने हम सुजाकू नाम की गर्ल को देखते हैं जो कि अंदर बैठी हुई घोस्ट किंग ज़ियाओफान के लिए काफी ज्यादा निराश होकर खड़ी हुई थी और उसके लिए परेशान थी। तभी यहाँ पर उसके पास मास्टर आ गए थे। जैसे ही वो वहां से जाने वाली थी तो तभी वो मास्टर को भी आगाह करती है कि ज़ियाओफान 10 सालों में से हर साल यहाँ पर आया करता है, जिस पर वो मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ज़ियाओफान को इग्नोर कर लेना चाहिए, ये उसका मामला है और वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी मोहब्बत के लिए कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लिंग नाम के एक यंग लड़के को देखते हैं जो कि बीच मैदान में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी हम अंदर की जानिब एक मास्टर को देखते हैं जो कि कुछ कैंडल्स को तरतीब दे रहा था, मगर तभी अचानक से वो उस लिंग नाम के लड़के पर हमला कर देता है और वो इस तरह करते हुए लिंग ने भी इजीली उन सारे के सारे कैंडल्स को बीच में ब्रोक कर दिया था। यहाँ पर फिर भी एल्डर नहीं रुकता और वो उस पर बार बार हमला कर रहा था कि तभी यहाँ पर वो एक कैंडल को 3 टुकड़ों में काट कर वहाँ पर बुझी हुई सारे कैंडल्स को जला देता है। लिंग का ये कारनामा देखकर तो एल्डर मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, जो कि यहाँ पर उसे अंदर आने की दावत तो दे रहा था, लेकिन लिंग यहाँ पर कई साल से अंदर नहीं जा रहा था। लिंग बाहर खड़ा होकर एल्डर से कहता है कि मुझे मास्टर ने हुक्म दिया है कि कोई एक जरूरी मीटिंग होने वाली है जिसमें सारे डिसाइपल्स को इकट्ठा किया जाएगा, इसलिए मैं आपको ये पैगाम देने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ में लिंग ये भी चाहता था कि वो एल्डर मास्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, इसलिए वो उस जगह के मेन दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं जाता, जिस पर वो उसका मास्टर से कहता है कि इस बार तो मैं अंदर आ जाना चाहिए था। लेकिन लिंगशु वहाँ से जाते हुए पहले अपने सेकंड मास्टर को ग्रीट करता है और उससे कहता है कि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कहते साथ ही वो नीचे अपनी स्वॉर्ड रखकर मास्टर को ग्रीट करता है। तभी यहाँ पर सेकंड मास्टर बाकी कैंडल्स जला रहा था कि अचानक से हम देखते हैं कि किंगयंग सेक्ट के मास्टर डाउजॉन उसके पास आ जाते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि तुमने अच्छा किया कि तुमने इसे जाने दिया। लेकिन सेकंड मास्टर से कहता है कि हाँ मैंने जरूर अच्छा किया है, लेकिन इसमें क्रेडिट आपको ही जाता है कि तुमने इसे 10 साल यहाँ पर रहने की इजाजत दी है। तब यहाँ पर ये दोनों बातचीत करते हैं कि हम पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन सेकंड मास्टर को पूरा भरोसा था कि अगर हम पर कोई भी मुसीबत आ जाए हम उस मुसीबत को टाल लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें बायू के फादर डीमन सेक्ट के मास्टर रेन वैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने ज़ियाओफान को अपने पास बुलाया हुआ था। घोस्ट किंग ज़ियाओफान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर डीमन किंग रेन वैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ब्लड रिफाइनिंग हाल से कुछ ज्यादा ही लगाव लगने लगे हो, जिसकी वजह से तुमने उस विल्ड डॉग नाम के शख्स को अपने साथ रख लिया है। लेकिन यहाँ पर घोस्ट किंग ज़ियाओफान तो उसके सामने बेबस
होकर बेजुबान खड़ा ही रह गया था। इसलिए रैनवैंग बात को फेरते हुए उसे कहता है कि मैंने सुना है कि वेस्टर्न स्वार्म में एक काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर है और उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा लोगों ने कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमारी बारी आ गई है और हम ही हैं जो उस स्वार्ड को हासिल कर लेंगे। इसलिए तुम्हारा क्या ख्याल है? ज़ाओफेन उसे जवाब देता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरे लिए तो करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं अब घोस्ट किंग बन गया हूँ और मैं जो कुछ भी ठान लेता हूँ आज तक मैंने उसे कंप्लीट करके रखा है। जिसे सुनकर उसका मास्टर उसे दाद देते हुए कहता है कि बेटा ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। ज़ाओफेन के अंदर मौजूद इसी ही क्वालिटी की वजह से डीमन किंग रैंगवैंग उसे काफी ज्यादा पसंद किया करता था। इसलिए यहाँ पर वो मन ही मन में खुश होता हुआ कहता है कि ज़ाओफेन, मैं तुम्हें मान गया हूँ कि तुम इस धरती पर राज करने के काबिल हो, इसलिए तो तुम यहाँ तक पहुँचा गए हो। यहाँ पर वो उसके सामने फेस पर स्माइल लाती हुई कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रैनवैंग घोस्ट किंग ज़ाओफेन की तारीफ करने के साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि अगरचे तुम पावरफुल है, लेकिन बाकी लोगों को हमें अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मालूम तो है ना कि पिछले 10 सालों से हमारा कितने बड़े बड़े दुश्मनों से सामना हुआ है, जिनमें से काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी हैं। इसलिए हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट करने की कोई जरूरत नहीं। ज़ाओफेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस मौका पर घोस्ट किंग सेक्ट और वांडोंग सेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट्स हैं। साथ ही साथ में घोस्ट किंग ज़ाओफेन बताता है कि इनके साथ 2 और सेक्ट भी हैं, जिन्हें कुल मिलाकर 4 सेक्ट बन जाते हैं। अब ये सुनकर तो मास्टर से पूछता है कि तुम इनमें से कौन से को ज्यादा प्रेफरेबल और रिस्पॉन्स करोगे, जिस पर घोस्ट किंग ज़ाओफेन उसे जवाब देता है कि मैं वन एंड ओनली चैन चैंग ट्यान सेक्ट को ही फॉलो करूंगा, क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो लीडर है वो यू युआनजी है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा एरोगेंट होने के साथ साथ पावरफुल है। मास्टर से कहता है कि जो कुछ तुम सोच रहे हो चलो ठीक है, चलो वैसा ही हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता और ना ही मैं तुम्हारे से एग्री करता हूँ। ज़ाओफेन उसे बोल रहा था कि मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ही कुछ होने वाला है। जिस पर मास्टर कहता है कि जो तुम्हें लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मान जाता हूँ और अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। रैनवैंग ज़ाओफेन से कहता है कि पिछले 10 सालों में तुमने जो कुछ भी अचीव किया है वो अनबिलीवेबल है, इसलिए अभी भी जो तुम आगे करोगे मुझे लगता है कि वो भी हमारे लिए सही ही होगा। इसके बाद यहाँ पर डीमन किंग रैनवैंग उससे एक लेटर देते हुए कहता है कि तुम जल्दी से इसे उस एरिया तक पहुंचा दो जिस जगह के अंदर वो ट्रेजर मौजूद है, ताकि वहां पर मौजूद लोगों को पहले से ही इस बात का पता चल सके कि घोस्ट किंग यहाँ पर आ रहा है और वो उस ट्रेजर को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ज़ाओफेन उस खत को लेकर वहां से जाने ही लगा था, लेकिन रैनवैंग मास्टर से फिर से रोक लेता है और उसे कहता है कि एक और बात है, तुमने अपने होली रीजन को क्यों छोड़ दिया है? जिस पर ज़ाओफेन उसे जवाब देता है कि मैं 10 साल से इसी तरह से ही लड़ते आ रहा हूँ और जंग जदल में ही रहा हूँ। साथ में ज़ाओफेन ये भी कहता है कि मुझे ये लगता है कि इन सभी चीजों से कुछ खास होने नहीं वाला है। जिसे सुनकर तो उसका मास्टर से कहता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, जिसके जवाब में ज़ाओफेन उसे जवाब देता है कि वैसे भी लोगों ने अब हमें ह्यूमंस बोलना कम कर दिया है, वो अब हमें डीमंस ही समझते हैं, इसलिए अब लोगों को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए इससे तो बेहतर है कि हम इस मामले से दूर ही रहें। ये कहते साथ ही वो चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें किंगडम सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर मौजूद सारे के सारे डिसाइपल्स मास्टर के हाल की तरफ आगे जा रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि किंगडम सेट का मास्टर डाओजियन अपनी चेयर पर बैठ गया था। यहाँ पर उन सारे डिसाइपल्स को ट्रेन करने के लिए उनका एक सीनियर डिसाइपल्स उठ खड़ा हो जाता है, जिसका नाम लियू मिंग था। वो सारे डिसाइपल्स को बोल रहा था कि हमें काफी ज्यादा सावधानी से आगे चलना होगा और यहाँ पर काफी ज्यादा डीमंस भी मौजूद हैं, इसलिए हमें इन डीमंस से बचकर रहना होगा और फाइनली उस स्वॉर्ड को हासिल करना होगा, जिस स्वॉर्ड को अब इन सारे लोगों का मकसद बन गया है, जो कि स्वॉर्म सिटी में मौजूद है। साथ ही साथ में वो उन सभी डिसाइपल्स को बताता है कि उस जगह पर जाने के लिए हम सारे डिसाइपल्स अकेले नहीं होंगे, बल्कि वहां पर हमारे साथ और भी बहुत सारे ग्रुप्स के लोग आने वाले हैं, जिनमें से टियानियन एकेडमी के लोग भी शामिल हैं और साथ ही साथ में फेंगशान वैली के लोग भी हमारे साथ आएंगे, इसलिए हम जरूर इस कारनामे को सर अंजाम देंगे। यहाँ पर वो सारे के सारे डिसाइपल्स मास्टर के सामने काफी एक्साइटेड दिख रहे थे, जो कि यहाँ पर किंगडम सेट की एक न्यू टीम थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उन सभी को रेडी दिखाया जाता है, जो कि उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए तैयार थे, जिनमें से टियानियन एकेडमी के लोग शामिल थे और साथ ही साथ में फेंगशान एकेडमी के लोग। और इसके बाद दूसरी तरफ हम घोस्ट किंग को भी देखते हैं, जो कि उस तरफ निकल गया था। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि ज़ियाओ शान नाम का वो एल्डर मास्टर, जो कि दरअसल में फ्यूचर और पास्ट दोनों देख सकता है, वो भी उस जगह की तरफ जाने के लिए रेडी हो गया था। साथ ही साथ में उसके साथ उसकी ग्रैंड डॉटर भी होती है। वो वहाँ पर जाने से पहले काफी एक्साइटेड लग रहा था और कहता है कि
अब बहुत क्रेजी मामला होने वाला है। वो सारे अब उस ट्रेजर की तरफ निकल चुके थे, लेकिन तभी हम पीछे से देखते हैं उस ड्रैगन को जिसकी आईज अब खुल चुकी थी, यानी कि वो भी इस मामले में एक्टिवेट हो चुका था। किंग यून सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम अंदर मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी माजी की यादों को याद कर रहा था। वो याद कर रहा था कि उसने किस तरह से अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करके अपने रास्ते में आने वाले सारे के सारे वॉरियर्स को एक ही झड़प में मार गिरा दिया करता था। साथ ही साथ में उसे याद आ रहा था कि उसे रोकने के लिए काफी ज्यादा मास्टर्स और साथ ही साथ में बड़े बड़े वॉरियर्स आ जाया करते थे, लेकिन उसके हमलों को कोई भी रोक नहीं पाया करता था। वो बोलता है कि अभी तक बहुत सारे अननोन वर्शिपर हैं जो कि इस बात की दुआ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक भी ये सारे के सारे पावरफुल लोग जवाल पजीर हो चुके हैं और कोई भी ऐसा पावरफुल शख्स नहीं बचा है जो कि अभी तक नहीं मरा हो, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि जो कोई भी पादरी दुआ करते हैं वो जरूर ही पूरा होती है। साथ ही साथ में वो मास्टर ये बात भी कहता है कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो कोई जितना ज्यादा पावरफुल हो उससे उसकी सीट नहीं छीनी जाएगी, बल्कि वैसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनसे उसकी सीटें छीन गई हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस एल्डर मास्टर को देखते हैं जहाँ पर वो उस विलेज में पहुंच आ गया था, जिस विलेज के अंदर उन्हें यहाँ पर ट्रेजर की खबर मिली हुई थी कि यहाँ पर आप लोगों को ट्रेजर्स मिल सकते हैं। इस विलेज का नाम डायू विलेज है, जहाँ पर मास्टर अपनी ग्रैंड डॉटर को बताता है कि इसी ही जगह से जिंगवान की खबर फैली हुई थी, जिसकी वजह से हम सारे लोग यहाँ ट्रेजर ढूंढने के लिए आ गए हैं। ये बात सुनकर तो उसकी ग्रैंड डॉटर उससे पूछती है कि क्या ग्रैंडफादर यहाँ पर हमें ट्रेजर रियली में मिल सकते हैं, जिस पर उसका ग्रैंडफादर हंसते हुए से कहता है कि ये एक ऐसा डेथ का दलदल है जिसके अंदर कुछ भी पता नहीं चलने वाला, क्योंकि ये जगह हजारों लोगों में से यूनिक जगह है। साथ ही साथ में यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस चीजें भी पाई जाती हैं, जिससे ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि हाँ सच में यहाँ से हम ट्रेजर लेकर जा सकते हैं। देखते ही देखते यहाँ पर उस ट्रेजर को हासिल करने वाले लोगों पर हमला हो गया था, जिनमें से यूनहे इमॉर्टल सेट के लोग शामिल होते हैं। ग्रैंडफादर अपनी बच्ची को बताता है कि यहाँ पर हर तरफ खजाने को हासिल करने के लिए गैर मुल्की लोग आए हुए हैं, जिनका अज़्म है कि वो इस खजाने को जरूर अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन साथ में वो मास्टर से ये भी बताता है कि अभी तक ये ट्रेजर अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे फोर्सेस इसे हासिल करने के लिए बेताब हैं। देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद अच्छी ताकतों पर ईवल ताकतों ने हमला कर दिया था और यहाँ पर ग्रैंडफादर भी यही बात बता रहे थे कि यहाँ पर मौजूद 2 टाइप्स के बैटल्स हो रहे हैं। देखते ही देखते वहाँ मौजूद यूनहे इमॉर्टल सेक्ट ने ईवल पावर को खत्म करना शुरू कर दिया था और वो जो कोई भी उनके सामने आ रहा था वो उसे मार गिरा देते थे। और तभी वहाँ पर देखते ही देखते यूनहे इमॉर्टल सेट के लोगों के आते ही तो ईवल सेट के लोगों को खत्म कर देते हैं और जो कोई भी बचे हुए थे वो भी डर के मारे वहाँ से पीठ के बल भाग जाते हैं। ये हमला दरअसल में यहाँ पर टियानियन टेम्पल के मॉन्क्स ने किया था, जो कि अब इन लोगों की हेल्प करने के लिए पहुंच आ गए थे और ये मिशन दरअसल में किंग यून सेट का था। उन ईवल फोर्सेस यानी कि डीमन सेट के लोगों के वहां से भाग जाने के बाद यहाँ पर ये तीनों ग्रुप्स आपस में डिसाइड करते हैं कि हम कभी भी उन्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे, हम उनसे अपना बदला लेकर रहेंगे। इसलिए यूनहे इमॉर्टल सेट के डिसाइपल्स तो पहले उनका पीछा करते हैं, साथ ही साथ में वो मॉन्क्स और किंग यून सेट के एल्डर्स डिसाइपल्स भी उसका पीछा करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उसी ही विल्डर नामी डॉगी शख्स को देखते हैं, जो कि बीच रास्ते पर जाती हुई मन ही मन में सोच रहा था कि यार वो लड़का क्या अजीब लड़का है, अभी अभी तो वो यहाँ पर मौजूद था। साथ ही साथ में वो ये भी सोचता है कि वो इन बड़े बड़े माउंटेन्स में एक दिन यहाँ को जरूर छोड़कर जाएगा, कि यहाँ पर आगे जाते हुए काफी ज्यादा लोग बैठे हुए थे कि तभी अचानक से उसकी नजर उस बूढ़े शख्स पर पड़ जाती है, जो कि ऊंची आवाज में येन और यंग एनर्जी के नारे लगा रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो शख्स एक ऐसा शख्स है जो कि बाकी लोगों को फ्यूचर के साथ साथ पास्ट बताया करता है और उसके बदले में वो उनसे पैसे लेता है। वहाँ गुजरते हुए लोगों को वो नारे लगाते हुए कहता था कि एक ही थैली से बस तुम्हारा काम हो जाएगा, हम आप लोगों को फ्यूचर के साथ साथ आपका पास्ट भी बता देंगे, बस आप लोगों को हम पर विश्वास करना होगा। इस मास्टर का नाम ज़ूशियान है और इसके पास सच में ऐसी पावर्स हैं जिनका वो यूज करके पास्ट के साथ साथ आपको फ्यूचर भी बता सकता है, क्योंकि सीजन 1 में इसने जियाफान को इसका पास्ट बताया था। पहले तो जियाफान को इस शख्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर तभी जब इसने इसका पास्ट सही बताया था तो जियाफान को भी इस पर यकीन आ गया था और आगे बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि इसने जियाफान को इसका फ्यूचर बताया था। तभी यहाँ पर फाइनली वो विल्ड डॉगी भी पहुंच आ गया था, जो कि वहाँ पर उन्हें चीटर बोलने के साथ साथ एक डॉग की तरह भौंक कर वहाँ से चला जाता है, जिस पर उस लड़की को तो काफी गुस्सा आ गया था।
पर तभी यहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि चैंग चैंग हाल के हाल मास्टर यांग जी का वहाँ पर आर्डर आ जाता है कि जो कोई भी यहाँ पर मौजूद है उसे यहाँ से निकाल दिया जाए। जैसे ही उन लोगों ने वहाँ पर हुक्म जारी कर दिया तो तभी यहाँ पर वहाँ के कुछ बासी लोग उसके सामने आकर उसे कहते हैं कि तुम सारे लोग धोखेबाज लोग हो, तुम लोगों को धोखा देते हो। अब वहाँ खड़े हुए बासी लोगों को ये कहने की देर ही थी कि ऊपर से उन सारे सोल्जर्स ने उन पर हमला कर दिया था, जिसके कारण तो मजबूरन उन्हें वहाँ से भागना पड़ गया था। यहाँ पर वो वॉरियर फिर से ऐलान करते हैं कि किसी भी शख्स पर कोई भी रहम नहीं किया जाएगा। अब रहम ना करने की बात सुनकर तो ये एल्डर भी समझ जाता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, इसलिए वो भी अपना सामान समेटने की करके वहाँ से निकलने लगा था। पर तभी अचानक से उस ग्रैंड डॉटर के सामने एक शख्स खड़ा हो गया था जो कि उसे कहता है कि मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया हूँ, मुझे अपनी कुछ तस्वीरें दिखाइए। वो लड़की भी उसे कहती है कि क्या आपको फेस रीडिंग करनी है या आपको प्लैम रीडिंग या आपको कैटेग्राफी चाहिए, इन तीनों में से आपको कौन सी चीज चाहिए, मैं आपको जल्दी जल्दी करके दे देती हूँ। अब यहाँ पर ये बात कहने की देरी थी कि तभी वो लोग भी इसके पास आकर उसे कहते हैं कि क्या तुमने हमारे मास्टर की बात नहीं सुनी, उसने क्या कहा है। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और यहाँ पर लड़की से कहता है कि तुम देखो, मेरे लफ्जों को देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अच्छी सी किस्मत चेक कर लो कि आगे मेरी किस्मत कैसे होने वाली है। अब ये बात कहती हुए तो उन सोल्जर्स को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने इस पर हमला करना शुरू कर दिया। मगर तभी यहाँ पर वो पेन के साथ नाम लिखते हुए उन सोल्जर्स पर भी हमला कर देता है। हमला करते साथ ही तो उसके अंदर मौजूद ग्रीन ईवल एनर्जी ने उन सोल्जर्स को इर्द गिर्द से घेर लिया था, इसलिए यहाँ वो बार बार उससे पूछते हैं कि तुम अपना नाम बताओ, हम तुम्हें देख लेंगे। वो उसे बताता है कि मेरा नाम किन रू है। किन रू का नाम सुनते ही तो उन्होंने वैसे पहचान लिया था कि ये कितना बड़ा वॉरियर है, जिसे सुनते साथ ही तो वो वहाँ से भाग चले जाते हैं। यहाँ पर किन रू अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उस लड़की के लिए उसने कुछ शब्द लिख दिए थे, जिस पर वो लड़की भी उसे जवाब देती है कि तुमने ये जो कुछ लिखा है ये डबल पावर है फायर टू यांग। यहाँ पर वो लड़की उसे ये भी कहती है कि तुमने बीच में जो लफ्ज लिखा है इसका तो कोई खास मकसद ही नहीं है, लेकिन चलो मैं अपनी किस्मत आजमा कर तुम्हें कुछ अच्छा और यूनिक करके दिखाती हूँ। जो कहते साथ ही वो वहाँ पर अपने 6 कॉइन को उछालते हुए उसे उसकी किस्मत का सिक्का दिखाना शुरू करती है और वो उसे बताती है कि तुम खुशकिस्मत हो, तुम अगर दलदल की सरजमी पर जाओगे तो तुम वहाँ पर महफूज रहोगे। अब ये सुनते साथ ही तो वो शख्स किन वू भी उसे कहता है कि ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने मेरे लिए मेरा किस्मत प्रेडिक्ट कर दिया। अब जैसे ही वो उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लगा, मगर तभी यहाँ पर वो एल्डर से कहता है कि तुम्हें अब मेरा शुक्राना भी तो देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर वो उसे 20 कॉइन्स भी दे देता है। पर तभी यहाँ पर किनरू के जाने से पहले वो उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो मरना चाहता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की खातिर। ये कहते साथ ही वहाँ पर काले घने बादल छा गए थे, जो कि कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की भी उन्हें कहती है कि हमें बहुत अफसोस हुआ जो तुमने हमसे ये अल्फाज शेयर किए। वो लड़की यहाँ पर उसे कहती है कि अगर आपको और भी किसी की किस्मत को चेक करना है और वो भी किताब में से, तो तुम्हें उसकी औराक को खुद ही बनाना होगा। जो कहते साथ ही तो यहाँ पर उसके औराक ने फैलना शुरू कर दिया था, जिसे वो लड़की जल्दी जल्दी से समेटने की कोशिश करती है। मगर तभी यहाँ पर किनरू उस पर हाथ रख के उस पर अपना एक सीक्रेट निशान बना देता है, जिसे वो लड़की पहचान जाती है और कहती है कि ये तो ये स्पिरिट घोस्ट बॉडी है जिसे पूरी दुनिया ही डरती है और ये इस नौजवान मास्टर का इतना अजीब और ताकतवर नाम है। साथ में वो उसे कहती है कि आपने मुझे ये जो कुछ बना के दिखाया और जो मेरे सामने खड़ा है ये तो एक दूसरे से मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो तुम बोल रहे हो कि ये एक घोस्ट है। घोस्ट के नाम को गलत साबित करने के लिए तो यहाँ पर किनरू उसे कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर तुमने आज गलत साबित कर दिया है, तुम इस मर्तबा बिल्कुल ही गलत हो। जिस पर वो लड़की भी उससे पूछती है कि मैं किस तरह से गलत हूँ। यहाँ पर किनरू उसे बताता है कि इवल किंग ऑफ हेड ने ही ये सारी की सारी दुनिया को क्रिएट किया है और साथ ही साथ में वो बताता है कि नेदरलैंड लेडी ने यहाँ पर क्रिएशन ऑफ लिविंग थिंग्स को क्रिएट किया है। अब ये दोनों चीजें बताती हुई वो कहता है कि यही मेरी इस रिलीजन की सच्चाई है, तो क्या आप इस पर यकीन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जिस पर घोस्ट किंग जियाफान उसे जवाब देता है कि तुम एक जहरीले नौजवान मास्टर हो। ये सुनते साथ ही तो वहाँ मौजूद एनर्जी और भी ज्यादा तेजी से फ्लो करने लग गई थी। साथ ही साथ में यहाँ पर घोस्ट किंग जियाफान पर भी ब्लड एनर्जी भारी पड़ने लग गई थी और दूसरी तरफ उसके ऊपर भी अपनी पॉइजन एनर्जी काबू करना शुरू कर देती है। मगर तभी यहाँ पर वो एल्डर मास्टर उन्हें शांत कराता है और उन्हें कहता है कि बस तुम कंटिन्यू रखो। एल्डर मास्टर की ये बात कहते साथ ही तो यहाँ अब सारे काले बादल भी झड़ चुके थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। इन दोनों के एक दूसरे के सामने खड़े होकर तो काफी गर्मा गर्मी का आलम होता है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि किनरू से कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन हम ली से मिलने को आएंगे। साथ ही साथ में किनरू घोस्ट किंग से ये भी कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि सारे का सारा खजाना और ट्रेजर्स पहले से ही ली के पॉकेट में होगा।
जिस पर घोस्ट किंग उसे जवाब देता है कि अगर पॉइजन गॉड इस बात की इजाजत दे दें तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि इस बात को रोक कर दिखा सके। लेकिन किनरू से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा पॉइजन मास्टर कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि उसने दुनिया के मामलात में अफेयर करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है और वो इस मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक सारे का सारा मामला मेरे अंकल यू यांगजी ही चला रहे हैं और इसमें पॉइजन गॉड का कोई भी मुदाखलत नहीं है। ये कहते साथ ही तो किनरू उसे ग्रीट करता है और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि डीमन सेक्ट का एक जासूस चुपके से ये सब कुछ सुन रहा था और उसने सारी बातें सुन ली थी। यंग मास्टर किनरू जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं तो तभी यहाँ पर घोस्ट किंग उस लड़की से कहता है कि वाह लड़की, तुम तो अब काफी बड़ी हो चुकी हो। ये कहते साथ ही घोस्ट किंग वहाँ से चले गए थे, पर तभी हम देखते हैं कि विल डॉग उसके पास हंसती हुई आकर उसे कहता है कि अरे छोटी बच्ची, मुझे लगता है कि तुम किस्मत बताने में काफी ज्यादा माहिर हो। यहाँ पर इसे ही विल डॉग ने पहले तो इसे रिजेक्ट कर लिया था, पर तभी जैसे ही इसे मालूम हो गया कि यहाँ पर तो घोस्ट किंग के साथ साथ और भी बड़े बड़े लोग किस्मत आजमाने आते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। और तभी महज पर घोस्ट किंग का पेट आ गया था, जो कि उसे चढ़ाते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें हम ये बात करने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पर वो विल डॉग उस पर गुस्सा होकर कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी खा सकता हूँ, मुझसे साइड पर रहना, क्योंकि उसकी क्वालिटीज ही एक डॉग की तरह होती है। पर तभी यहाँ पर वो कहता है कि यार मुझे तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता, तो क्या तुम ऐसा कर लो कि तुम मेरी फेस को ही रीड कर लो। वो लड़की भी उसे पूछती है कि चलो जल्दी जल्दी बताओ कि मैं तुम्हारा चेहरा पढ़कर तुम्हारा फ्यूचर को कौन सी चीज प्रेडिक्ट करूं। जिस पर वो उसे कहता है कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा, क्या मैं एक बड़ा म्यूजिशियन बन सकता हूँ। जिस पर वो लड़की मान जाती है और कहती है कि चलिए ठीक है, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती हूँ। अब जैसे ही उसने यहाँ पर वो लड़की भी उस विल डॉग का चेहरा रीड करने के लिए मान जाती है। जैसे ही उसने उसका चेहरा रीड करना शुरू कर दिया था तो उसे उस विल डॉग का चेहरा काफी अजीब लगता है और वो कहती है कि तुम्हारा चेहरा तो लाखों में एक है। वो उसके माथे को रीड करती हुई कहती है कि तुम्हारे माथे पर बनी हुई 3 ये लकीरें तुम्हारी किस्मत को खराबी की तरफ धकेल रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आगे कामयाब होने के लिए किसी और शख्स के साथ की जरूरत पड़ेगी, जो कि दरअसल में घोस्ट किंग की तरफ इशारा कर रही थी। अब यहाँ पर वो विल डॉग गुस्से से उसे कहता है कि क्या मैं फ्यूचर में अपने दम पर कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर वो गुस्सा भी हो गया था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा तो वो एल्डरो से कहता है कि तुम मुझे पहले पैसे देना होगी, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर विल डॉग गुस्से से उसे कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, तुम इसे बोलो कि ये बकवास ना करे बल्कि मेरे अच्छे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे, तो तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को पैसे बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ये कहते साथ ही जैसे ही विल डॉग वहाँ से आने लगा तो तभी पीछे से जोफैन का पेट उसके पीछे पड़ जाता है और उसे तंग करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो उसके इर्द गिर्द घूमते हुए फाइनली उसके पॉकेट से पैसे निकालकर जल्दी जल्दी से उस लड़की को दे देता है। अब ये देखकर तो वो गुस्सा होकर विल डॉग आकर उसे पंच लगाने ही लगा था, लेकिन तभी उसे शायद घोस्ट किंग की याद आ गई हो, इसलिए वो रुक जाता है और उन दोनों से कहता है कि एक दिन आएगा कि जिस दिन मैं तुम लोगों से अपना सारे का सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। विल डॉग के वहाँ से जाते ही तो वो लड़की छोटे लिटिल मंकी से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ में वो उसके लिए कुछ खाने को भी देती है, जिसे देखकर तो लिटिल मंकी काफी खुश हो जाता है। पास में खड़ी हुई उसकी सिस्टरों से कहती है कि 3 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक भी तुम कैंडिड बंस को पसंद करना नहीं भूली हो, वाह क्या कमाल की बात है। और इन दोनों की मुलाकात भी एक लंबे अरसे बाद हो रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों की खुशी भी देखने के काबिल थी। अब नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है कि उन तीनों ग्रुप्स वहां से जा चुके थे और उन्होंने वहां पर मौजूद सारे के सारे डीमंस के लोगों को भगा दिया था, लेकिन उन लोगों के जाते साथ ही वहां पीछे से सारे डीमंस फिर से उठ खड़े होकर खुश हो रहे थे और कहते हैं कि हम लोगों ने फाइनली इन्हें चकमा दे ही दिया है। डीमंस ग्रुप का सीनियर अपने बाकी साथियों से कहता है कि जल्दी जल्दी से ये खबर हाल मास्टर तक पहुंचा दो कि इन तीनों का ग्रुप किस तरह कौन से रास्ते पर गया है, इसलिए हम भी उनका पीछा करेंगे। दूसरी तरफ हम उसी वेस्टर्न स्वार में एल्डर मास्टर को देखते हैं, जहां पर उसके साथ वो दोनों ग्रैंड डॉटर भी आई हुई थी, जो कि बातचीत कर रही थी कि क्या हम यहाँ पर जोर जबरदस्ती लेकर आया गया है। लेकिन ये बात कहते साथ ही अचानक से यहाँ पर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है और देखते ही देखते वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके की एनर्जी फैल जाती है। अचानक से वहाँ पर कुछ आइस भी अपीयर हो गई थी, जो कि देखते साथ ही वहाँ पर कुछ स्लैश अटैक्स हो जाते हैं, जिनके कारण तो वहाँ मौजूद दरख्त भी कट चुके थे और पत्तों समेत हर तरफ पत्ते ही पत्ते फैल जाते हैं। ग्रैंड मास्टर भी अपनी दोनों डॉटर्स से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी मूव नहीं कर रहा है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके अंदर से किंग रू बाहर आ जाता है। किंग रू के बाहर आते ही वो उस लेडी फेरी से कहता है कि गोल्डन फेरी, मैंने तुमसे मिलने के लिए आपसे मीटिंग रखी थी, लेकिन तुम मुझसे मिलने ही नहीं आई हो। मैं तुमसे काफी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ इन सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस
डिस्कस ही नहीं करना चाहती हो, इसलिए तुम मुझसे मिलने ही नहीं आई हो। जिस पर गोल्डन फेरी उसे बताती है कि 3 दिन पहले 1000% सेक्ट की तरफ से ज़ेन पाउडर पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से मेरे काफी ज्यादा डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। गोल्डन फेरी उसे ये भी कहते हैं कि मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये सब कुछ तुमने ही किया होगा। जिस पर वो उसे कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ करता तो मैं पॉइजन को ही क्यों यूज करता। साथ ही साथ में वो उसे कहता है कि तुम्हें अगर अभी तक भी ये लग रहा है कि इस सारे मामले में मेरा वांडू सेक्ट इंक्लूड होगा तो मैं तुम्हें जरूर इस बात की एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन हम दोनों के लिए ही बेहतर साबित होगी। ये कहते साथ ही केंड्रू अपने रास्ते पर निकल जाता है। गोल्डन फेरी उस दूसरी श्याओहा से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मैं तुमसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ टाइम बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्टर्न स्वार्म में अब काफी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। इस तेज बारिश ने एल्डर को काफी परेशान कर दिया था, जिस पर वो अपनी बच्ची से कहता है कि बच्ची क्या लगता है कि ये बारिश कब तक रुक जाएगी, मैं तो उससे काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। और तभी वहाँ पर बारिश में लिटिल मंकी भागती हुई आ जाता है, जिस पर वो लड़की श्याओहा से पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम यहाँ पर किस लिए आ गए हो। लिटिल मंकी के बताने से पहले ही वहाँ पर विल डॉग यानी कि ज़्याओहान आ जाता है, जो कि ज़्याओहा से कहता है कि क्या तुम्हें ये अम्ब्रेला जरूरत है, क्या मैं तुम्हें इसे दे दूं। ये बात सुनते ही ज़्याओहा को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर उसे याद आता है कि किस तरह से इस प्रीस्ट ने एक मर्तबा पहले ही उसे ये अम्ब्रेला नहीं दिया था। जिसे वो सोचते सोचते वहाँ पर उसे याद आ गया था कि इस ट्वाइस प्रीस्ट ने उसे बोला था कि अगर तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये बारिश ही नहीं होती। जिसे सुनकर तो वो काफी गुस्सा हो चुकी थी और इस बार भी उसे यही लगता है कि ये ट्वाइस प्रीस्ट मुझे कभी भी अपना अम्ब्रेला नहीं देगा, इसने पहले ही मुझे नहीं दिया था तो अब ये क्यों देगा। ये ट्वाइस प्रीस्ट ज़्याओहान भी उस पर हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ये कभी भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि एक मर्तबा जब मैंने तुम्हें अपनी किस्मत आजमाने का बोला था तो तुमने मुझे फ्री में चार्ज नहीं किया था बल्कि जोर से पैसे लिए थे। अब ये बात सुनकर तो वो लड़की भी उसे कहती है कि नहीं, अब बस मुझे ना ही दो तो अच्छा ही होगा। जिस पर वो मन ही मन में सोचता है कि मैं किस तरह से इन लोगों को मनाऊंगा, मैं एक आउटसाइडर हूँ। साथ ही साथ में आउटसाइडर होने के साथ साथ मैं एक प्रीस्ट भी हूँ, और वो कहता है कि मैं किस तरह से इन लोगों को अपने साथ में शामिल या अपने को इन लोगों के साथ शामिल करूंगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर ज़्याओहान मजबूर होकर उसे अपना अम्ब्रेला दे ही देता है, जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करती हुई कहती है कि तुम काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन ज़ाओयुआन उस पर गुस्से से कहता है कि नहीं, मैं बचपन से ही बुरा पैदा हुआ हूँ। साथ में वो कहता है कि मेरे अंदर काफी ज्यादा ईवल टाइप की एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिससे मैं काफी ज्यादा बुरा शख्स बन जाता हूँ। साथ में यहाँ पर वो अपने आप पर गुस्सा होकर ये भी कहता है कि मैं हमेशा अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छे लोगों से ही लड़ता रहता हूँ, जो कि मेरी सबसे बुरी बात है। इस बेवकूफ की इन बेवकूफाना बातों को सुनकर तो उस एल्डर को भी मजबूरन हंसी आ गई थी, और वो इतनी जोर से हंसी आ रही थी कि इस हंसी को देखकर तो ज़ाओयुआन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे आगे बढ़कर पंच लगाने ही लगा था। लेकिन पंच लगाने से पहले ही वो एल्डर मास्टर हंसी के मारे ही नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर तो फिर से ज़ाओयुआन उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है, तुम तो मेरे पंच लगाने से पहले ही गिर चुके हो। थोड़ी ही देर गुजरने के बाद बारिश रुक चुकी थी, पर तभी अचानक से यहाँ पर मंकी किंग देखते हैं कि बुलबुले होने लग गए थे, और देखते ही देखते वहाँ पर उनमें से एक फिशमैन आते हुए यहाँ पर उस लड़की पर हमला कर देता है। फिशमैन का वो ब्लेड ज़्याओहा को कट करने ही लगा था, पर तभी यहाँ पर गोल्डन फेरी ने आकर उसे वहाँ से पीछे हटा दिया। तो देखते साथ ही तो यहाँ पर उस फिशमैन ने उस पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। फिशमैन उस वाटर स्वार्म यानी कि दलदल में चुपके चुपके से उन पर हमला करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एंट्री हो जाती है घोस्ट किंग ने, जिसने अपनी इवल एनर्जी के पॉइंट से उसे वहीं पर ही खत्म कर दिया था। फाइनली यहाँ पर घोस्ट किंग की एंट्री हो गई थी, साथ ही साथ में उसके साथ केंड्रू भी मौजूद था, और उनके आते ही तो पहले वो फिशमैन को चेक करते हैं, लेकिन अब वो मर चुका था। ये तीनों खड़े खड़े तो इन दोनों वॉरियर्स को देखकर हैरान रह गए थे। इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है, और उसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं कुछ ही देर बाद अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप दोस्तों को जेड डायनेस्टी का सीजन 2 काफी अच्छा लग रहा होगा, इसलिए इसके लिए एक अच्छा सा कमेंट तो जरूर बनता है।